welcome to Super Gets Cat. I'm Pankaj Ajite. In this session, we are going to discuss current affairs for Z 2025. अब देखिए करंट अफेयर सेक्शन या हम जीके सेक्शन जिसको कहते हैं, जीके सेक्शन में पिछली बार तक देर वर अराउंड 25 क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड। इस बार से यहाँ पर 20 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, मतलब केवल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 20 क्वेश्चंस में जो बाइफर्केशन होगा दैट इज बिटवीन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके इज ऑफ 12 and 8। 12 questions, 12 from current affairs and around 8 questions will be from static GK। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। अब करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका अगर हम बाइफर्केशन करें या उसका हम लोग देखें कि किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आ सकते हैं, तो हमें मालूम है कि उसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स तो इसलिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, इस बार ओलंपिक्स हुआ है, पैरालंपिक्स हुए हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में कई क्वेश्चन आपने पुराने पेपर देखे हो तो उसमें लगातार पूछे गए हैं। नोबेल प्राइज जो अवार्ड्स की हमने बात की उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडिया की जो रैंकिंग होती है वर्ल्ड ओवर या स्टेट रैंकिंग भी कई बार जो आजकल नीति आयोग द्वारा निकाली जाती है वो भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी, बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस एंड डेज। बोले तो डेज का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट डे ऑफ अ मंथ, जैसे यूनाइटेड नेशन डे इन अक्टूबर, राइट, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा इन सब टॉपिक्स के अलावा एक उसको हम बोल सकते हैं मिसलेनियस, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिया। मिसलेनियस का मतलब होता है कि इनके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, जैसे कि सम इवेंट विच हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नेशन और इन वर्ल्ड, दैट सिंपली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर करंट अफेयर्स बोले तो दीज आर द मेजर टॉपिक्स, पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नाउ, वी आर गोइंग टू टेक सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के रिलेटेड जो हिस्ट्री होगी, जो उससे रिलेटेड स्टैटिक वाला पार्ट भी होगा, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू टेक हियर। द स्टैटिक वी आर गोइंग टू डिस्कस सेपरेटली, बट देन every question can be asked in different ways. When the same news is there but related to that news, there can be so many aspects जो पूछ सकते हैं। So that way we are going to discuss. अब herein we discuss our very first question, that is who among the following went on who was the recipient of दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या अवार्ड फॉर ईयर 2022। इसमें बेटा ईयर याद रख लीजिएगा। ईयर मतलब है कि अगर 2022 यहाँ लिखा है ना तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2022 ओनली। ये दिया गया है 2024 में, 24 में दिया गया, बट फॉर विच ईयर, तो इट वाज गिवन फॉर ईयर 2022 ओनली। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है यह हमारे जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उन्हीं का हिस्सा है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो 2022 की मूवीज के लिए भी दिए गए और दादा साहब फाल्के पुरस्कार फॉर ईयर 2022। अब जिनको दिया जाता है उनको पूरे जीवन भर के जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। किन्हें दिया गया? दिस ईयर इट वाज गिवन टू मिथुन चक्रवर्ती। अब वी नो मिथुन चक्रवर्ती इज अ वेरी नाउन एक्टर। उनके द्वारा पहले ही अराउंड 3 नेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते हुए हैं और ये उनको पूरे जीवन भर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। क्यों दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ? तो देखिए दादा साहब फाल्के जो नाम बात करते हैं ना, उन्होंने हमारे देश की पहली मूवी बनाई थी। पहली मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, जो आई थी 1913 में, 1913 में दिस राजा हरिश्चंद्र मूवी वाज रिलीज्ड। तो इट वाज मेड बाय दादा साहब फाल्के ओनली। तो उनको सम्मान देते हुए 1969 में ये अवार्ड की शुरुआत की गई। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 1954 में ही स्टार्ट कर लिए गए थे। मतलब अगर नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें ना तो दे वर स्टार्टेड इन ईयर 1954 इटसेल्फ, बट दादा साहब फाल्के पुरस्कार स्टार्टेड इन ईयर 1969 एंड फर्स्ट रेसिपिएंट वाज देविका रानी। देविका रानी जो थी वो पहली रेसिपिएंट थी, उनको पहले दिया गया था और उसके बाद से लगातार प्रतिवर्ष ये दिया जा रहा है और उन लोगों को दिया जाता है जिनका एक जीवन भर के लिए कुछ योगदान हो मूवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक में। और नॉट ओनली हिंदी मूवी इंडस्ट्री, मोस्टली अवार्ड संख्या हो सकती है ज्यादा हो, बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट नेशनल, जहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो दिस ईयर इट वाज गिवन टू मिथुन चक्रवर्ती, बट अगर आप पुराने वर्षों को देखें, प्रीवियस ईयर्स की हम बात करें, तो 2021 के लिए लास्ट ईयर इट वाज गिवन टू वहीदा रहमान, 2020 के लिए आशा पारेख को दिया गया था, 2019 के लिए रजनीकांत एंड 2018 में इट वाज गिवन टू अमिताभ बच्चन। तो ये 4-5 हमको ध्यान होने चाहिए, बट इसमें मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, ईयर ध्यान रख लीजिएगा। ईयर वहां चेंज हुआ
तो नेम चेंज हो जाएगा। है क्लियर? और दूसरा इसमें ये ध्यान रखिए कि मिथुन चक्रवर्ती जिनको भी दिया गया ना, इनका कई बार कभी पूछते हैं तो इनका जो एक्चुअल नेम है, जो सही नाम, इनका जो पुराना जो नाम है वो है गौरांग चक्रवर्ती। तो मिथुन चक्रवर्ती इज द नेम गिवन, मतलब मूवी इंडस्ट्री में उनका नाम है, एक्चुअल नेम इज गौरांग चक्रवर्ती। तो इनको मैंने कहा ना 3 बार पहले भी नेशनल अवार्ड इनको दिया जा चुका है। 3 नेशनल अवार्ड विनर एंड विनर ऑफ दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब मैंने ये कहा कि जो ये अवार्ड्स होते हैं दे आर पार्ट ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो होते हैं ना पुरस्कार, उसका हिस्सा ही होते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट ने since the time the government came they have been changing names of cities, names so many ways। यहाँ पर भी अभी लास्ट ईयर से दो परिवर्तन किए गए हैं, एक नहीं दो परिवर्तन किए गए हैं। क्या किया गया है? कुछ नाम बदला गया है, उसमें कुछ दायरा भी बदला गया है। मतलब देखो पहले क्या होता था, पहले होता था इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म, उसे चेंज करके बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर कर दिया गया। मतलब उसमें ये मान के ये देखिए कि ये नाम जो था ना इंदिरा गांधी जो है वो हटा दिया गया है। सिमिलरली पहले नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन होता था, उससे भी चेंज कर दिया गया है। तो वहां पर भी नरगिस दत्त जो नाम था ना वो हटा दिया गया है। और क्या कर दिया गया है? बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, यहाँ पर एनवायरमेंटल ना इस पार्ट को इंक्लूड कर दिया गया है, पहले नहीं था। पहले क्या था, केवल ये नेशनल इंटीग्रेशन की बात की गई थी और उसमें नेशनल सोशल और एनवायरमेंटल भी जोड़ दिया गया है। बट द न्यू नेम्स आर, न्यू नेम जो है नया नाम है बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर एंड बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। तो ये जो चेंज किए गए हैं ये हमें ध्यान होने चाहिए ना, दीज आर द चेंजेस। और क्या ध्यान होना चाहिए? वी शुड ऑल्सो नो द नेशनल अवार्ड गिवन टू किन किन लोगों को नेशनल अवार्ड इस बार के दिए गए। तो बेस्ट मूवी के लिए दिया गया था, बेस्ट फीचर फिल्म मलयालम मूवी होती है आट्टम, दैट वाज गिवन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। फिर बेस्ट एक्टर के लिए इट वाज गिवन टू ऋषभ शेट्टी। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नित्या मेनन और मानसी पारेख, इन दो लोगों, दिस टू लेडीज वेंट ऑन टू विन। और बेस्ट डायरेक्शन के लिए ऊंचाई, अमिताभ बच्चन की मूवी थी, सूरज बड़जात्या को दिया गया था। इसके अलावा एनिमेशन के लिए ब्रह्मास्त्र को दिया गया था, बेस्ट एनिमेशन के लिए जो ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी ना, ब्रह्मास्त्र को दिया गया था, ब्रह्मास्त्र को दिया गया था। तो दिस मच वी नीड टू नो फॉर आवर नेशनल अवार्ड्स एंड दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना। होपफुली दिस, अगर इतना आपको मालूम है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो हम आंसर कर पाते हैं। मतलब योर अप्रोच शुड बी कि ट्राई टू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू अ न्यूज। तो आगे पीछे अगर कुछ भी उसका 360 डिग्री अगर पूछते हैं वी शुड नो, तो उसमें आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट भी अमूमन कवर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो विच कंट्रीज आर मेंबर ऑफ IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब देखिए यहाँ पर कौन से 4 देश मेंबर, 4 देश बने हैं मेंबर, न्यूज में हमने देखा था एग्जैक्टली विच 4 कंट्रीज वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली इंडिया इज वन अमंग देम। सही आंसर यहाँ पर होता है इंडिया, निकारागुआ, यूएसनी एंड सोमालिया आर द 4 नेशंस विच आर पार्ट ऑफ IBCA। भारत ने इसको 2023 में 2023 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था, मतलब ये अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस अलायंस। और हमारा कंट्रीब्यूशन जो था वो इसमें 150 करोड़ रुपए हमारी तरफ से इसमें डेडिकेट किए गए हैं। इट्स इंडिया इनिशिएटेड इनिशिएटिव एक तरीके से, मतलब भारत के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। 2023 में किया गया था, टोल्ड अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 में क्यों किया गया था? अप्रैल 2023 में इंडिया कंप्लीटेड प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा था भारत का, उसको 50 साल कंप्लीट हुए। तो इट वाज 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। कब स्टार्ट किया गया इसे? 1973 में टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था। एंड विद इंक्रीजिंग टाइगर, इंक्रीजिंग मतलब जो चाहते थे कि बड़े नंबर, उसमें टाइगर रिजर्व जो उस समय हुआ करते थे उनको भी बढ़ाया गया है, वो बढ़ते गए हैं। तो आफ्टर दीज 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, भारत जो है ना, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टाइगर्स हमारे देश में होते हैं। 3/4 ऑफ वर्ल्ड टाइगर काउंट जो है, अराउंड 3900 टाइगर्स आर देयर इन द वर्ल्ड, उसमें से 3/4 करीब करीब हमारे देश में होते हैं। So this was the progress we made in terms of count of tigers through Project Tiger। तो Project Tiger जब 50 साल कंप्लीट किए तो हमारे द्वारा अनाउंस किया गया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस
बिग कैट अलायंस, बिग कैट की जब हम बात करते हैं तो 7 बिग कैट बोलते हैं उसमें, टाइगर, लॉयन, टाइगर, लीपर्ड, स्नो लीपर्ड, जैगुआर, प्यूमा, चीता जो होते हैं, ये 7 बिग कैट माने जाते हैं, है ना। और इसमें अनाउंस किया गया 23 में, अभी 4 मेंबर बने हैं, इंडिया, निकारागुआ, इवास्तिनी एंड सोमालिया। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है ना। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, हु वेंट ऑन टू विन द शास्त्र रामानुजन प्राइज। अगेन अवार्ड वाला क्वेश्चन है। रामानुजन जो थे वो हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन रहे। ओनली एज ऑफ 32, ही डाइड इन ईयर 1920, 1920 में, केवल 32 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हुई थी। बट इवन इन दिस शॉर्ट स्कूलाची लाइफ पीरियड, ही वॉज अ बिग अचीवर। तो उनके नाम पर हमारे यहाँ पर एक अवार्ड स्टार्ट किया गया, 2005 में स्टार्ट किया गया, है ना, शास्त्र रामानुजन अवार्ड। ये इस बार किसको दिया गया था? अलेक्जेंडर डन इनको दिया गया है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिलोंग, मतलब यूएस को बिलोंग करते हैं बेसिकली। दिस दिस ईयर ही वाज अवार्डेड शास्त्र रामानुजन प्राइज, है ना। कितने का प्राइज होता है? ये होता है $10,000 प्राइज इट इज, राइट। ये हर वर्ष दिया जाता है, 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, इंडिया सेट अ रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग फास्टेस्ट 50 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट विच टीम? अब देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों, मतलब अगर हम लोग पिछले कुछ समय की बात करें, तो इंडिया का मिक्स्ड अपने आप में परफॉर्मेंस रहा है। हम लोग वी वेंट ऑन टू लूज बाय 0-3 टू न्यूजीलैंड। अभी हमने लास्ट 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से भी लॉस, वी हैव वॉन वन मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सम टाइम बैक टू। बट अगर हम लोग ओवरऑल उसके पहले का समय देखें तो हम लोगों ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। और उस मैच में जिसमें हमने, मतलब 2 मैच जो हमने उनको हराए हैं, उसमें एक मैच में वी वेंट ऑन टू क्रिएट रिकॉर्ड, सो नॉट ओनली रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड्स वेंट ऑन टू क्रिएट। उसमें फास्टेस्ट 50 in only 3 hours, 3 overs, then fastest 100 runs in 10.1 overs and fastest 200 runs in 26.1 overs। ये हमारे द्वारा रिकॉर्ड ये क्रिएट किया गया इस मैच में, है क्लियर? तो ध्यान रखिए, फास्टेस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट बाय इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट वन, है क्लियर? देन हाउ मेनी टाइगर रिजर्व की हमने बात की, मैंने कहा ना प्रोजेक्ट टाइगर के समय हमारे देश में कम 7 या 9 कुछ हमारे पास टाइगर रिजर्व हुआ करते, उनकी संख्या बढ़ती चली गई है। अभी अगर हम लोग टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट से कंफर्म करें तो हमारे देश में 56 टाइगर्स आर देयर। कितने? 56 टाइगर रिजर्व्स आर देयर, सॉरी, है ना। 56 टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन नेशन। तो 56 हमारा ये आंसर होना चाहिए, 56 शुड बी आवर आंसर है। दीज मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। अब इसमें बढ़ोतरी हो रही है, नए टाइगर रिजर्व्स आ रहे हैं, इसीलिए न्यूज में था कि अभी कुछ समय पहले डिक्लेयर किया गया कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है ना, वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर क्रिएट किया जा रहा है। वो रिजर्व्स कब क्रिएट करते हैं? जब एक पर्टिकुलर संख्या जो होती है ना एक टाइगर रिजर्व में बढ़ जाती है, वो एक थ्रेशोल्ड एक तरीके से पार होता है, इसको अराउंड 48 अगर पार होता है तो देन रिक्वायरमेंट होती है नए टाइगर रिजर्व क्रिएट किए जाए। तो वहां पर दूसरा टाइगर रिजर्व आफ्टर दिस 54 टाइगर्स हो चुके हैं, तो न्यू टाइगर रिजर्व इज बीइंग क्रिएटेड इन बिहार। पहला इनका जो पहला बिहार में पहला टाइगर रिजर्व था वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हुआ करता है। सेकंड इज नाउ कैमूर टाइगर रिजर्व इज बीइंग डेवलप्ड इन बिहार। टोटल नंबर जो है वो अभी 56 है। विद दिस डिक्लेरेशन एंड वन टाइगर रिजर्व कमिंग इन एमपी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन टाइम टू। अभी के लिए 56 शुड बी आवर काउंट। मार्क रूट, the new secretary general of NATO is former prime minister of which of the following nation? किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं थे पहले, जो कि अब नेटो के अध्यक्ष हो रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो नाटो क्या है? नाटो क्या है अपने आप में? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज में क्यों है? इट इज इन न्यूज फॉर लास्ट मोर देन 2 years। क्यों? क्योंकि नाटो की मेंबरशिप के लिए ही यूक्रेन वांटेड मेंबरशिप एंड रशिया डिडंट वांट यूक्रेन टू बिकम मेंबर ऑफ नाटो। एंड दैट इज द रीजन, मोस्टली बड़ा रीजन अपने आप में रहा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया है। यूक्रेन इज स्टिल नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, बट नाटो के करीब करीब 32 मेंबर है, 32 मेंबर्स आर देयर ऑफ नाटो। इसमें लास्ट अगर आपसे पूछते हैं कहीं तो यू शुड बी एबल टू आंसर, इट इज स्वीडन, जो इनका 32वां मेंबर बना था, अंतिम मेंबर बना था। नेटो की शुरुआत जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि नेटो की शुरुआत हुई थी अमेरिका की लीडरशिप में। जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन, मतलब उसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को यूएसएसआर से बचाने का प्रयास किया जाना था, कम्युनिस्ट ब्लॉक से बचाने का प्रयास करता, इसलिए नेटो की शुरुआत 1949 में की गई थी और ये बढ़ता चला गया। मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन जो कि 1991 में हुआ, उसके बावजूद, डिसइंटीग्रेशन तो हो गया जिससे आपको बचना था, उसके बावजूद इसको इसको डिसॉल्व नहीं किया गया।
एंड इसके नंबर जो है वो बढ़ते चले गए। तो नाउ देयर आर 32 मेंबर्स, ने कहा ना 32 मेंबर इसके होते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल, अब क्या हुआ था, ये जो जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं ये भाई इसके सेक्रेटरी जनरल थे और चेंज होने वाले थे, बट युद्ध चढ़ गया तो उनका एक्सटेंशन बढ़ गया था। अब मार्क रूट जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल बनाए जा रहे हैं। जो ये स्टोल्टनबर्ग थे ये थे नॉर्वे के प्रधानमंत्री, और मार्क रूट जो थे वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों हमको ध्यान रहे। विच ईयर वाज प्रपोज्ड एज द न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी कंपटीशन? जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड अर्लियर इन योर एग्जैक्ट एग्जामिनेशन। इस बार जो है वो चेंज उसमें जीडीपी आने वाला है। क्या होता है, जीडीपी का कैलकुलेशन एक ईयर को बेस बना के करते हैं। प्रेजेंटली जो ईयर है बेस वो है 2011-12। अब वो बेस चेंज किया जा रहा है, इट इज बीइंग चेंज नाउ, मतलब इट इज इन प्रोसेस, उसको प्रपोज किया गया। क्या होगा, न्यू इज गोइंग टू बी ईयर 2022-23। नया क्या होगा, ईयर 2022-23। देखिए जो बेस चेंज हुआ था लास्ट बार 2015 में चेंज हुआ और उसको 2011-12 बेस बना दिया गया। अब मे बी इट इज गोइंग टू चेंज एंड 2022-23 विल बिकम द न्यू बेस, उसको नया बेस बनाया जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 9th आयुर्वेद डे वॉज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया गया? नॉर्मली दिन जो होते हैं वो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक दिन मनाए जाते हैं। ये कई बार उसमें परिवर्तन है, इसमें तो उसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट मंडे ऑफ अ मंथ दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट। जो आयुर्वेद दिवस है ये कोई दिन स्पेसिफिक नहीं होता है। इनफैक्ट मान के चलिए कि दिन ना होकर के ये अपने आप में एक तिथि होती है। आपने देखा हो कई बार हम लोग जो हमारे जन्मदिवस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, या तो हम स्पेसिफिक डे के हिसाब से मनाते हैं, कई लोग उसे तिथि के हिसाब से मना रहे होते हैं। आयुर्वेद दिवस भी एक तिथि के हिसाब से ही मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है धनतेरस के दिन। और धनतेरस इस वर्ष कौन कब थी, तो इस वर्ष थी 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को, क्योंकि 1 नवंबर को इट वॉज दिवाली। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस जो आता है ना, वो भगवान धन्वंतरी जो कि ही वॉज अ फिजिशियन ऑफ गॉड्स, है ना, उनके जो जयंती होती है, जो उनकी जिसको मनाना चाहिए, उस दिन मनाया जाता है धनतेरस के दिन इनका दिस आयुर्वेद डे। और ये कब से मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है फॉर लास्ट सम इयर्स। 2016 नवा मनाया गया, अभी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखिए, आयुर्वेद डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन धनतेरस। इट वॉज 9th आयुर्वेद डे दिस ईयर। और आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ वॉज द थीम फॉर दिस ईयर, इस वर्ष की थीम थी। Here's Vashington. Then, who became the fastest cricketer to reach 27,000 international runs? 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर देखें तो विराट कोहली यहाँ पर हमारा आंसर है ना। विराट कोहली बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू रीच 27,000 इंटरनेशनल रन्स मार्क। ही इज इवन फास्टर देन सचिन। सचिन के 623 इनिंग्स में हुए थे, इनके 594 इनिंग्स में हुए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हुए हैं। हम लोग बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर पहले डिस्कस करेंगे, तो अक्टूबर के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। तो ही इज द फास्टेस्ट वन। अब सचिन के 623 इनिंग्स में इनके 594 में डिफरेंस यहाँ पर ये है कि सचिन ने जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट बनाया हुआ है, इट वाज अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट सचिन हैज फेस्ड। सचिन हैज फेस्ड वसीम अकरम, वकार यूनुस, कटली एम्ब्रोज, है ना। इन प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल करके सचिन वेंट ऑन टू स्कोर दीज मेनी रन्स। थोड़ा यहाँ पर ऑपरेशन का डिफरेंस, बट एनीवे ही इज अ ग्रेट प्लेयर विराट, एंड ही इज द फास्टेस्ट टू मेक 27,000 इंटरनेशनल रन्स। अब इसमें एक और ध्यान रखिए कि सचिन का जो सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है इन टेस्ट, दैट इज 15,921, वह शॉर्टली अगर पूछते हैं कि हु इज क्लोजेस्ट टू 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 ब्रेक द रिकॉर्ड, तो उसमें हमारा आंसर जो आएगा वो जो रूट आने वाला है। ये देखिए, जो रूट फ्रॉम इंग्लैंड, ही स्टिल प्लेइंग। अदर प्लेयर्स जो लिस्ट में आप देख रहे हैं ना, दे ऑल रिटायर्ड, वो सब रिटायर हो चुके हैं। तो ये ही स्टिल प्लेइंग एंड ही इज एट द 5th पोजीशन at 12,777 runs. He is the closest one to break the record of Sachin's highest international total runs का जो रिकॉर्ड जो है ना, वो 15,921 का, वह जो रूट इज गोइंग टू ब्रेक, मतलब ही इज द क्लोजेस्ट वन टू ब्रेक, नॉट गोइंग टू ब्रेक और इट्स सर्टन, ही मे ब्रेक इन टाइम टू कम। तो ये थोड़ा हमको ध्यान रहे। इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप, अब ये सोच करके आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि पहली बार होने वाला है। इट इज इनॉग्रल, और कहाँ होने वाला है, भारत में ही होने वाला है। Inaugural Kho Kho World Cup is going to be played, going to be held in India.
इन ईयर 2025 में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, मतलब 25 में पहला यहाँ पर हमारे देश में से करवाया जाएगा। क्लियर? 2025 शुड बी क्लियरली रिमेम्बर टू अस। Which country top the global innovation index? I told you ranking अपने आप में important होती है, these days more so important. India is doing pretty well in on many terms, है ना, maybe struggling in on other accounts, that is taken, but ranking important है, उसमें इनोवेशन इंपॉर्टेंट, इनोवेशन रैंकिंग इंडेक्स जो होता है उसमें अब क्वेश्चन तो ये पूछा है कि भाई किस देश ने अब तक सबसे ज्यादा बार टॉप किया है, और उसमें कई बार आंसर मालूम भी होना तो वी गेट कंफ्यूज, रीजन बीइंग आंसर्स आर वेरी क्लोज। व्हाई? स्वीडन और स्विट्जरलैंड में कई बार कंफ्यूजन होता है, स्विट्जरलैंड हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है, 14 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली, लगातार, है ना, स्वीडन हैज बिकम द टॉप कंट्री इन दिस, है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और सॉरी स्विट्जरलैंड, आई एम वेरी सॉरी, अगेन आई एम कंफ्यूज, स्विट्जरलैंड हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है, स्वीडन जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, इट इज ऑन सेकंड पोजीशन। इंडिया की रैंक जो है 48 पोजीशन पर है। क्लियर? तो इसमें क्या ध्यान रखना है हमको, इसमें हमको भारत की रैंक ध्यान रखनी है, टॉप किसने क्या ध्यान रखना है, स्पेसिफिक कुछ हो तो भी ध्यान रखना होगा, राइट? देन विच कंट्री बैंड यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस? अब यूनाइटेड नेशन भी हमको अच्छे से पढ़ लेना है, यूनाइटेड नेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स होते हैं, 193 मेंबर्स, न्यूयॉर्क यहाँ हेडक्वार्टर होता है, ये क्लियर? 1945 में यूनाइटेड नेशन की शुरुआत की गई थी। एंटोनियो गुतेरेस जो है इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की जो पदवी होती है, जो उनका जो स्थान होता है, इट इज एज गुड एज एनी नेशनल लीडर, मतलब उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो नेशनल लीडर का उनको दिया जाता है, नेशनल हेड का दिया जाता है। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो सेक्रेटरी जनरल है, मतलब किसी नेशनल हेड के बराबर उनका स्थान है। वाई एम सेइंग सो? उनको एक देश ने बैन लगा दिया कि भाई आपको हमारे आने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वी आर बैनिंग योर एंट्री इन नेशन। किस देश ने किया होगा? ऑल द फोर ऑप्शंस आर वेरी, मतलब जायंट, जिसको जायंट तो नहीं बोल सकते बट सब एग्रेसिव नेशंस इन द वर्ल्ड, इजराइल, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? करेक्ट आंसर इज इजराइल। इजराइल ने एंटोनियो गुतेरेस को बैन लगा दिया, सेक्रेटरी जनरल है, और ये पुर्तगाल के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किस देश को बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हें अपने देश में आने से मना कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? इसराइल पर ईरान ने हमला किया था, एंटोनियो गुतेरेस ने उस हमले का विरोध नहीं किया, उस हमले की भर्त्सना नहीं की, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, तो इजराइल ने बैन लगा दिया, है ना, फॉर नॉट कंडेमिंग ईरान मिसाइल स्ट्राइक इन्वॉल्विंग 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स। फतह मिसाइल इनके द्वारा लॉन्च की गई थी, और उसका विरोध यूएन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने नहीं किया, तो ये मानते हैं कि यू आर थोड़ा बायस है थोड़ा सा, तो उन्होंने इनको बैन लगा दिया है। ध्यान रखिए ये यूएन सेक्रेटरी जनरल है, बड़ी पदवी होती है, 2017 में बने। इनका फिर 5 साल का टेनर होता है नॉर्मली, बट टेनर बढ़ा दिया गया, मतलब फिर से रीइलेक्ट हो गए एक तरीके से, तो 2027 तक ये रहने वाले हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल, पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं। हिज फर्स्ट एकदम ही इज 9th सेक्रेटरी जनरल, कौन से हैं? 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन, व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व? अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड टीचर्स डे। हमको मालूम है नेशनल टीचर्स डे जो होता है वो 5th ऑफ सितंबर को होता है, तो अगर आप कंफ्यूज हो तो ध्यान रखिए, इट इज 5th ऑफ सितंबर नेशनल टीचर्स डे होता है। वर्ल्ड टीचर डे अलग होता है, कब आता है? एग्जैक्टली 1 महीने बाद आता है, मतलब October 5 इज आवर आंसर हियर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। कब से स्टार्ट हुआ? 1994 से मनाया जा रहा है। क्लियर? वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस towards a new social contract for education is the theme for this year's Teachers Day, World Teachers Day की हम बात करें, है ना, और 1994 से इसकी शुरुआत की गई। How many classical languages are there in India after inclusion of? देखिए 5 बढ़ाने के बाद में 5 को इंक्लूड किया गया अभी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज में शुमार किया गया, अभी शुमार किया गया। इंक्लूड करने के बाद में कितने टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हमारे देश में हो चुकी हैं? तो देर आर 11 नाउ। सबसे पहले तमिल को शुमार किया गया, तो तमिल वाज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूडेड। नाउ देर आर 11, कितनी है? 11 है। तमिल became in 2004, total now is 11. How many included? 5 have been included this year. क्या है?
मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ये 5 भाषाएं इस बार जोड़ी गई। टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हमारे देश में हो गई। नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च बाय प्रशांत किशोर, पीके इनको कहा जाता है। देखिए प्रशांत किशोर जो है ना, उन्होंने 2014 में और उसके पहले भी 2014 और उस प्रायर टू दैट 2012 में पीएम मोदी जो उस समय चीफ मिनिस्टर गुजरात, तब उनको 2012 का गुजरात चुनाव जिताया था, 2014 का उनको चुनाव पीएम वाला जिताया गया। यू नो ही वाज द मैन बिहाइंड द सीन, बोलते ना, मेन मैन बिहाइंड द कर्टल। ही इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। तो इनके जो मतलब इनके द्वारा एडवाइस वगैरह दी जाती है, जो कैंपेनिंग की जाती है, उस बेस पे इनिशियली बीजेपी 2012 और 14 में इनके एडवाइजेस पे, मतलब इनके कैंपेनिंग के थोड़ा जीती थी, वो जो चाय पे चर्चा एंड ऑल दोस थिंग्स सजेस्टेड बाय प्रशांत किशोर ओनली। Later on, he went on to tie with Congress, with AAP, with M.K. Stalin, with Mamata Banerjee, इवन नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को भी इन्होंने सीएम पद दिलाया था। बट कांग्रेस के साथ इनका जब कांग्रेस के साथ ये गए थे, तो ये नहीं, मतलब यूपी चुनाव जो है ही कुड नॉट विन फॉर कांग्रेस, बट देन ही हैज वर्क फॉर अरविंद केजरीवाल, ही हैज वर्क फॉर ममता बनर्जी, ही हैज वर्क फॉर एमके स्टालिन। तो ही इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। बट दिस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट इज बिकमिंग अ पॉलिटिशियन नाउ। तो उन्होंने 2022 में डिक्लेयर किया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ पार्टी इन बिहार, आई एम गोइंग टू कम। तो बिहार में इनके द्वारा जन सुराज पार्टी जो थी ना, वो लॉन्च की गई है। इन्होंने अभी कुछ समय पहले वहां पर जो उपचुनाव हुए थे वो भी लड़े हैं। और नेक्स्ट ईयर जो 2025 में चुनाव वहां होने वाला है, उसमें ही इज गोइंग टू बी मतलब सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्मिडेबल फोर्स इज गोइंग टू बिकम देयर। तो प्रशांत किशोर जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, इनके द्वारा जन स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है, न्यू पॉलिटिकल अल्टरनेटिव भी बोलते हैं। और कहां पर? बिहार में इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर? Next is, which scheme did PM Modi release the 18th installment on October 5 amounting to 20,000 crore for farmers? तो किसानों के लिए पीएम मोदी के द्वारा 2019 में चुनाव के कुछ समय पहले एक योजना लाई गई थी। उसको कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत 6,000 रुपीज पर ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपीज ईच इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं। तो उस इंस्टॉलमेंट की, मतलब उस जो दिए जाते हैं उसकी 18वीं इंस्टॉलमेंट अभी कुछ समय पहले 20,000 करोड़ रुपीज जो है उनके द्वारा रिलीज की गई थी। तो इंस्टॉलमेंट वगैरह ठीक है, बट दिस ये जो हमने बात की ना, ये पर्टिकुलर जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, थोड़ी हमें ध्यान होनी चाहिए। और उसी सिमिलर स्कीम को अगर हम लोग ओवरऑल महाराष्ट्र के साथ देखें, तो वहां पे नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना है, वो भी इन्हीं लाइन्स पर है। शेतकारी का मतलब जो होता है वो बेसिकली फार्मर्स होता है मराठी में। तो वहां पर भी योजना है, बट वो स्टेट हो गई। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम लोग सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं। विच टू कंट्रीज रीच्ड एन एग्रीमेंट फॉर द रिटर्न ऑफ चैगोस आइलैंड? अभी कुछ समय पहले हुआ है। यूके और मॉरिशस ने, मतलब देखिए क्या होता है, यूके लेफ्ट मॉरिशस बैक इन इन नो इसको बोलना चाहिए, इनके द्वारा मॉरिशस को आजाद कर दिया गया था। बट मॉरिशस के कुछ आइलैंड्स हैं, चेगोस आर्किपेलागो जो बोलते हैं ना, वो यूके द्वारा आजाद नहीं किए गए थे, राइट? तो अब जब इन 1968 में ये मॉरिशस तो छोड़ के चले गए, बट इन्होंने इन आइलैंड्स को नहीं त्यागा था। अब जाकर के वहां पर जिस तरीके से विरोध वगैरह हुआ है, नाउ यूके इज लीविंग दिस आइलैंड। चेगोस आइलैंड जो होते हैं ना, उनको यूके द्वारा अब आजाद किया जा रहा है। So it is UK and Mauritius, because Mauritius became independent, but some islands were still part of UK, so they are being handed over from UK to Mauritius now. ये हमारा आंसर जो होगा वो यूके एंड मॉरिशस होना चाहिए। इंडिया रैंक इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो हमको धन प्राप्त होता है, जो हमारे एनआरआई बाहर रहते हैं, वो जो हमें पैसा भेज रहे होते हैं, रेमिटेंस हमें आता है, वो हमें फॉरेन करेंसी में आता है। एंड दिस फॉरेन करेंसी इज वाइटल फॉर अस, बिकॉज वी नीड टू पे इन दिस डॉलर्स ओनली टू द वर्ल्ड, टू बिजनेस, टू इंपोर्ट्स वी आर मेकिंग। जो ऑयल वगैरह हम मंगा रहे होते हैं, उसमें मायने रखता है, जितना ज्यादा होगा उतने समय तक हम लोग सस्टेन कर सकते हैं इन टाइम ऑफ कैलेमिटी। तो हमारे यहाँ पर जो रैंक है, मतलब ओवरऑल हम लोग देखें फॉरेन रिजर्व हमारे यहाँ किस रैंक की बात करें ओवरऑल दुनिया भर में, तो वी आर एट द 4th पोजिशन आफ्टर चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। इट इज इंडिया एट द 4th पोजिशन। चौथे स्थान पर इंडिया होता है, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद में। देखिए इसमें जो अमाउंट यहाँ दिया गया है ना, इट इज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब 704.89 बिलियन। अभी इतना नहीं है, अभी हमारा जो लेवल है वो अराउंड $650 बिलियन के बराबर है।
इतना हमारे पास अभी संचय किया हुआ है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मिडेबल फिगर। वी आर एट द फोर्थ पोजिशन इन द वर्ल्ड, तो हम लोग चौथे स्थान पर आते हैं फॉरेन रिजर्व की बात करें तो। Which volcano in Antarctica is emitting microcrystals of gold? मतलब it is sprinkling the gold in a way. कौन से वॉल्केनो की बात कर रहे हैं? तो माउंट एरेबस जो है, ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है ना, तो इसके द्वारा जो स्प्रिंकलिंग, जो जो माइक्रो क्रिस्टल्स हैं, गोल्ड के माइक्रो क्रिस्टल्स इनके द्वारा इमिट वहां पर किए जा रहे हैं, है ना। वॉल्केनो इमिट्स अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ गोल्ड डेली, मतलब हर दिन 8 तोला सोना वहां पर नो इमिट हो रहा है, बट एक साथ नहीं हो रहा है, वो इन माइक्रो क्रिस्टल्स के फॉर्म में इट इज इमिटिंग, है ना। 80 ग्राम्स ऑफ गोल्ड पर डे इट इज इमिटिंग, है ना। कहां पर है? अंटार्कटिका में है, ध्यान रखिए। नाम क्या है? माउंट एरेबस इज द नेम ऑफ द माउंटेन, के वॉल्केनो के साथ में गोल्ड पार्टिकल्स आर गेटिंग आउट। बापू टावर वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, कब? ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शंस आप देखेंगे तो व्हेन दिस क्वेश्चन इज पुट बिफोर द स्टूडेंट्स, नॉर्मली आंसर जो आता है वो हमारा अहमदाबाद आंसर आता है, बट हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो पटना है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पटना में वहां के जो सीएम नीतीश कुमार है उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। अक्टूबर 2 गांधी जयंती, बापू टावर इन बिहार, पटना। तो ये ध्यान रखिए, इट इज नॉट, अहमदाबाद इज नॉट द आंसर, है ना। ठीक है, स्पेशल सेक्शन फोकसिंग ऑन गांधीज बिहार विजिट एंड चंपारण सत्याग्रह, वहां पर इसको ऐड किया गया। Question 22 says, what is the new name of Pune International Airport after approval of Maharashtra government? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद में जो नया नाम दिया गया, दैट इज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है। बी शुड बी आर करेक्ट आंसर हियर। मतलब नया नाम जो होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे का, वो होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां नया नाम दिया जाएगा, संत तुकाराम के नाम पर दिया गया है ना। Then question number 23 says, what is the name of temporary mini moon that Earth has gained in year 2024? अब मिनी मून का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी लाइक एन एस्टेरॉइड जो कुछ समय के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करे, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, उन्हें मिनी मून की श्रेणी में रखा जाता है। और ये कोई पहला नहीं, इट इज फिफ्थ मिनी मून। नाम क्या है? 2024 PT5। हाँ, ये पांचवा मिनी मून है पृथ्वी का। और होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर टेम्पररी समय के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। एस्टेरॉइड है तो वही, वो हमेशा नहीं रहने वाला है, कुछ समय रहेगा, तो उसको एक टेम्पररी मून की तरह हम लोग मान सकते हैं। तो इट इज टेम्पररी मिनी मून कैप्चर्ड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल पूल। और क्या है अपने आप में? इट्स एन एस्टेरॉइड, 10 मीटर्स इन डायमीटर एस्टेरॉइड अपने आप में, उल्का पिंड जो हम बोलते हैं ना, वो है। इसको अभी नासा द्वारा ऑब्जर्व किया गया। और कितने दिन तक रिवॉल्व करेगा? 55 डेज ओनली। 2024 PT5 इज द नेम, और ये पांचवा डिटेक्टेड मिनी मून है। क्लियर? तो मिनी मून का मतलब क्या हुआ? अ मून विच इज गोइंग टू बी देयर फॉर सम टेम्पररी टाइम, फॉर सम डेज ओनली, एंड दिस इज द फिफ्थ वन, 2024 PT5। विच स्टेट ऑफ द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जो होता है वो प्रजा फाउंडेशन द्वारा निकाला गया था, और इसमें केरला ने टॉप किया हुआ है। तो केरला इज टॉप द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024, है ना। मतलब इसमें जो स्कोरिंग होती है 59 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स, केरला वेंट ऑन टू गेन टॉप्ड, और फॉलोड बाय, देखो देखिए, उड़ीसा सेकंड पर आता है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो रैंकिंग देखें तो केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, 5 स्टेट टॉप बाय केरला अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। है क्लियर? नेक्स्ट इज बिट। अब देखिए, यहां से हम जब बात करें तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं जो कि नोबेल प्राइजेस के क्वेश्चन है ना। नोबेल प्राइज आपके पुराने पेपर अगर देखें तो उसमें करीब करीब एवरी ईयर इट इज बीन आस्क्ड। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइज, इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। नोबेल प्राइज की शुरुआत जो हुई थी वो 1901 में हुई थी, है ना, 1901 में हुई थी। 1901 में जब शुरुआत हुई तो 5 नोबेल प्राइजेस देते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, पीस और लिटरेचर, है ना। 5 होते थे, 5 विधाओं बोल सकते हैं उनको, उसमें नोबेल प्राइज देते थे। 1969 से इकोनॉमिक साइंसेस या इकोनॉमिक्स जो हम बोलते हैं ना, उसका नोबेल प्राइज बाद में ऐड किया गया। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने ना अपनी एक विल लिखी, और उस विल के अनुसार 1901 से अवार्ड स्टार्ट हुए। हर साल ये अवार्ड जो है ना, वो 10th ऑफ दिसंबर को दिए जाते हैं। 10th ऑफ दिसंबर क्यों? क्योंकि इट इज दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। इनमें से 5 अवार्ड जो है
वो जाते हैं आपका स्वीडन से देते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन से देते हैं। एक अवार्ड जो है वो ओस्लो से आता है, ओस्लो नॉर्वे से दिया जाता है। तो एक अवार्ड जो है वो पीस अवार्ड जो है ओस्लो नॉर्वे से होता है, बाकी सब स्वीडन से दिए जाते हैं, है ना। और इसमें हम देखें तो हर साल जो अवार्ड देते हैं उसमें मैक्सिमम एक अवार्ड जो होता है वो 3 लोग को दे सकते हैं, मतलब नॉट मोर देन 3 विनर्स कैन बी देयर, मतलब सोलो दे सकते हैं, 2 लोग को मिल सकता है, तीन, नॉट मोर देन 3 विनर्स आर देयर। और ये 6 जो मैंने कहा ना, सुन लीजिए, 6 कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बाद में जोड़ा गया, तो वहां का सेंट्रल बैंक जो होता है स्वीडन का, उनके द्वारा स्विरिक्स बैंक जो है इसको बोलते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। तो 6 अवार्ड होते हैं, हर साल डिक्लेयर होते हैं, दिसंबर में दिए जाते हैं। आपके एग्जाम के ताल्लुक में इंपॉर्टेंट है, जितने हैं सब ध्यान रख लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकविन जो हैं उनको नोबेल प्राइज इस बार दिया गया मेडिसिन का, किस रीजन से दिया गया? तो इट वाज गिवन फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए इनको इस बार दिया गया है। तो आपको बहुत डिटेल की आवश्यकता नहीं है, किस रीजन से दिया गया, किन को दिया गया। 6 अवार्ड्स होते हैं, ये हमको ध्यान रहे। और थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ द अवार्ड शुड बी नोन टू अस। नोबेल पुरस्कार सबसे सॉट आफ्टर पुरस्कार होते हैं दुनिया भर में, सबसे ज्यादा, मतलब नोबेल मिल जाए तो इट इज ऑल, उससे ऊपर कोई नहीं है सारे अवार्ड्स में। तो इस बार इन 2 लोगों को, है ना, और मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम 3 लोग को दे सकते हैं, नॉट मोर देन 3। अगर 2 लोग होते हैं तो जो पारितोषिक मिलता है, जो पैसा मिलता है वो आधा आधा बढ़ जाता है। अगर 3 लोग होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि हाउ मच विल बी गिवन टू होम। 4 लोग भी होंगे तो दे आर गोइंग टू डिसाइड किसको नहीं दिया जाएगा कंट्रीब्यूशन के ताल्लुक में। तो मैक्सिमम 3 कैन बी गिवन। नहीं क्लियर? तो ये एमआईटी को बिलोंग करते हैं, सॉरी ये मैसूर जनरल हॉस्पिटल को बिलोंग करते हैं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को बिलोंग करते हैं, दीस टू इंडिविजुअल्स फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, दे हैव बीन गिवन दिस अवार्ड, right? Next says, which space mission has been approved by India's National Space Commission as the fifth lunar mission? 5वां lunar mission होगा ये, है ना, चंद्रयान 1, 2, 3, 4, और उसके बाद में 5वां जो होगा वो किसके साथ होगा? तो भाई जापान की एजेंसी होती है, जापानीज एरोनॉटिक, सॉरी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उसके साथ में इसरो ने मिलकर के जो 5वां मिशन होगा भारत का, वो इंडिया और जापान का कोलेबोरेशन होगा। इट विल बी टर्म्ड एज ल्यूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन बिटवीन इंडिया एंड जेक्सा, ये कोलेब्रेशन में लॉन्च किया जाएगा। तो 3 तो हमने देख चुके हैं, चौथा पहले होगा चंद्रयान 4, उसके बाद में इट इज गोइंग टू बी इंडिया जापान कोलेब्रेशन ऑफ दिस लूनर मिशन, चंद्रमा की खोज के लिए, मतलब वहां पर जाकर के प्रोब करेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी बिटवीन इंडिया एंड जापान, मतलब इसरो एंड जेक्सा के साथ मिलकर के किया जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट इज, विच स्टेट विल होस्ट 38th नेशनल गेम्स? अब जैसे हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी पूरे देश का एक गेम्स कराया था, और इसको इनफैक्ट पहले ओलंपिक्स गेम्स ही बोलते थे, अब उसे नेशनल गेम्स कहा जाता है। 38 जो है, 38वें जो है वह उत्तराखंड में करवाए जाएंगे। पिछली दफा इसके गोवा में कराया गया था, लास्ट जो है ना 23 में गोवा में कराए गए थे, 25 में से उत्तराखंड में करवाया जाएगा। और इनकी शुरुआत जो हुई थी वो ध्यान रखिए, लाहौर में 1924 में शुरुआत होती है, 2-2 साल में कराए जाते हैं एक्चुअली। तो 24 में 1924 में जब हुआ तो इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब बिफोर पार्टीशन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो लाहौर से इसकी शुरुआत हुई थी। 1940 आते आते इन्हें नेशनल गेम्स कहने लगे। पहले ये ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स कहलाते थे। ओलंपिक गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं, यह 2 साल में एक बार होते हैं। है स्पष्ट एकदम? नेक्स्ट इज, रिसेंटली रिटायर्ड हु इज नोन एज किंग ऑफ क्ले? ध्यान रखिए, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स। किंग ऑफ क्ले का मतलब क्या निकला? क्ले कोड होता है, ग्रास कोड होता है, एंड इसको होना चाहिए हार्ड कोड बोलते हैं, है ना। और ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो एक तो हमारा होता है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना, फ्रेंच ओपन, और हमारा विंबलडन। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होते हैं ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस की हम बात करें, टेनिस टूर्नामेंट, है ना। विंबलडन जो है वो लंदन, यूके। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस, वी ऑल नो दे बिलोंग टू यूएस, ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस। यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन होता है वो रोलांड गैरोस करके जो एक स्टेडियम का नाम दिया गया है वहां पर होता है। अब क्या होता है कि देयर आर प्लेयर्स हु हैव वॉन ग्रैंड स्लैम, मतलब वो चारों जीत चुके हैं, बट कुछ प्लेयर्स जो होते हैं ना प्रो होते हैं किसी पर्टिकुलर
इसको होना चाहिए कोर्ट में। तो राफेल नादाल है, जो जो रिटायर हुए, उनको राफा कहा जाता था। ही वॉज अ विनर, मतलब ही वॉज अ चैंपियन इन क्ले कोर्ट। बिग टाइम चैंपियन बोले तो उन्होंने 14 दफा, 14 टाइम ही वेंट ऑन टू विन दिस फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो मैंने कहा ना क्ले कोर्ट पर खेला, तो उनको किंग ऑफ क्ले बोलते थे, है ना। ही वेंट राफा बोलते थे उनको। और 14 सिंगल्स टाइटल उन्होंने जीते हैं। देखिए सबसे ज्यादा टाइटल्स अगर ग्रैंड स्लैम किसने जीता है कभी पूछते हैं, तो नोवाक जोकोविक हमारा आंसर होगा, है ना। नोवाक जोकोविक है ना, वो हमारा आंसर होना चाहिए। उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं आज तक, 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं वो। बट क्ले कोर्ट में दूसरा पूछा जाए तो भाई इसमें राफा, राफेल नदाल, जिनको किंग ऑफ क्ले बोलते हैं, जो कुछ समय पहले भी रिटायर हुए हैं, डेविस कप खेलने का रिटायरमेंट इनका भी हुआ है, उनके द्वारा सबसे ज्यादा 12 दफा, सॉरी 14 दफा क्ले कोर्ट पर मतलब फ्रेंच ओपन उनके द्वारा जीता है, रिकॉर्ड है अपने आप में। तो उसको किंग ऑफ क्ले बोलते हैं कि भाई उस सरफेस पे आके देख लो, बिग टाइम विनर। व्हेन इज द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व एनुअली? तो ये 11 नवंबर, सॉरी 11 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 11 अक्टूबर। इस बार का जो थीम थी वो थी गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर, है ना। 2000, देखिए 2012 से इसे मनाया जा रहा है, 2012, 2011 में इसको यूएन जनरल असेंबली जो होती है, यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, वो हर वर्ष एंड ऑफ द ईयर सितंबर से दिसंबर के बीच कराई जाती है। तो उसमें अप्रूवल मिलता है, अगले साल स्टार्ट होता है, तो 2012 से मनाया जा रहा है और अक्टूबर 11 को मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स इन द सोसाइटी। नेक्स्ट होता है हु ऑन द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर देयर वर्क ऑन प्रोटीन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। अगेन मैंने कहा नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है। डेविड बेकर, डेमिस जबिस एंड जॉन संपर, इनको तीन लोगों को दिया गया, मैक्सिमम तीन को ही देते हैं, तो इन तीन लोगों को इस बार का नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। ये क्लियर? डिटेल यहाँ पर आप देख लीजिएगा। देन हु अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो फिजिक्स के लिए जॉन होपफील्ड और ये जेफरी हिंटन, इन दो लोगों को दिया गया है। ये क्लियर? नेक्स्ट इज विच कंट्री डेवलप्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2? फतेह मिसाइल जो है बेसिकली ईरान द्वारा डेवलप की गई है, और यही मिसाइल की अगर हम बात करें तो यही मिसाइल जो है ना उनके द्वारा इसराइल के अगेंस्ट में इस्तेमाल भी की गई थी कुछ समय पहले। क्लियर? नेक्स्ट कहता है, हाँ ये देख लीजिएगा, who has penned the memoir titled Lara the England Chronicles? It's very easy question, important अपने आप में है, इसलिए I've used, but question अगर पूछो तो बड़ा आसान सा है। ब्रायन लारा was contemporary to सचिन। ब्रायन लारा, सचिन, इंजमाम, ये तीन बड़े प्लेयर उसमें मानते थे। जमामुल हक, यस, सचिन के समय के ही हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंडर प्लेयर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंडर प्लेयर एवर। ब्रायन लारा, उनका अभी ये मेमोयर, मतलब उनकी ऑटोग्राफी जो वो अभी अभी रिलीज हुई है, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। किसने लिखी है? ब्रायन चार्ल्स लारा। बिलोंग टू वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, प्रिंस ऑफ पोर्ट ऑफ स्पेन, जो आपने देखा स्टेडियम वहां का, तो वहां पर खेलते थे, है ना। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स अभी कुछ समय पहले इट इज बीन रिलीज। ध्यान रखिए 1990 से लेकर 2007 के बीच खेले हैं सचिन, लाइक 1989, 87, 89 से लेकर के 2014 तक सचिन इज प्लेड, तो उस समय के प्लेयर ही रहे, सचिन के कंटेम्परेरीज को ना मानते हैं। रिसेंटली लॉन्च बुक वॉर हैज बीन ऑथर्ड बाय, वॉर जो किताब है वो अभी कुछ समय पहले बॉब वुडवार्ड ने लिखी है। मतलब ओवरऑल इन्होंने स्टोरी जो लिखी ना, इट इज रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रम्प, पुतिन और जो बाइडेन, इनकी ओवरऑल इक्वेशन जो डायनेमिक्स रहा, उस पर ही किताब लिखी गई है। तो इट इज रिटन बाय बॉब वुडवर्ड, ही इज अ यूएस जर्नलिस्ट, उनके द्वारा किताब लिखी गई है। क्वेश्चन 34 says who became youngest mountaineer for summit to summit all of Earth's 14 highest peak? तो ये नीमा रिंजी शेरपा, यंगेस्ट 18 इयर्स एज, 18 साल की एज में दुनिया की जितनी बड़ी चोटी होती है सब इनके द्वारा, हाईएस्ट 14 हाईएस्ट पीक्स जिनको बोलते हैं, इसको तो 8000 और थाउजेंड्स बोला जाता है, वो इनके द्वारा कवर की गई। ये सारी वो चोटियों की बात कर रहे हैं, माउंटेन पीक की बात कर रहे हैं, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है, उनको इन्होंने केवल 18 वर्ष की एज में अचीव किया। देखिए इसके पहले जो मिनिमम एज थी वो कितनी थी? 30, वो सीधे 18 इयर्स की एज में। तो दिस इज अ बिग 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 अचीवमेंट, नीमा रिंजी शेरपा। ये स्पष्ट एकदम। The next is who became the first Asian woman to win Nobel Prize? Again, I'm giving question from Nobel Prize, important है। पहली एशिया एशिया की महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला है,
फर्स्ट इन लिटरेचर, फर्स्ट एशियन टू विन लिटरेचर वो रविन्द्रनाथ टैगोर इन ईयर 1913 में उनको दिया गया। But first Asian woman to win Nobel Prize in Literature after so many years, now in year 2024, this lady Han Kang जो है ना, वो बनी है पहली एशियन विनर इन 2024। मतलब भारत, मतलब इसको एशिया की पहली लेडी टू विनर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साउथ कोरिया को बिलोंग करती हैं। इसके पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी हैं। बुकर प्राइज इंटरनेशनल जो होता है ना, वह किसी ट्रांसलेटेड बुक जो इंग्लैंड आयरलैंड में छपी रिलीज हुई हो उसके लिए दिया जाता है। तो उन्होंने 2016 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता और अब शी बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। फर्स्ट मैन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर इन ईयर 1913। इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था। पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला, और ये लेडी जो है वो पहली एशियन महिला है जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला। तो नाम ध्यान रख लीजिएगा, हैन कांग नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोनिक आई। बायोनिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल आई क्रिएट की गई, तो इट वाज क्रिएटेड बाय ऑस्ट्रेलिया ने इसको क्रिएट किया हुआ है। वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोनिक आई, मोनाश यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया वेंट ऑन टू क्रिएट दिस। मतलब ये आर्टिफिशियल आई है और इसका विजन जो होता है, देखिए ह्यूमन आई का जो होता है ना रेंज होती है 130 डिग्री, कितनी 130 डिग्री। ये बायोनिक है तो इसका 130 तो नहीं है बट अराउंड 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू इसका डेवलप किया गया है। तो एज गुड एज इंडियन सॉरी ह्यूमन आई जो होती है ना वो इनके द्वारा तैयार की गई है। मोनाश यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैंने क्या बोला आज को, जनरेट्स बायोनिक विजन सिस्टम दैट एम्स टू रिस्टोर द विजन फॉर दोस हु हैव लॉस्ट इट। तो दुनिया की पहली बायोनिक आई ऑस्ट्रेलिया में तैयार की गई। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? इट्स ऑब्जर्व्ड ऑन 14th ऑफ अक्टूबर, है ना। 14th अक्टूबर को मनाया था वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, है ना। देखिए सितंबर में जो होता है वो होता है 14 अपना सितंबर हिंदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 14 अक्टूबर स्टैंडर्ड्स डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। तो इनको किसी तरीके से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। मैंने कहा ना 5 सितंबर जो था वो नेशनल टीचर्स डे, 5 अक्टूबर इंटरनेशनल टीचर्स डे, 14 अक्टूबर शुड बी known to us. What is India's ranking global hunger index? Unfortunately, India's rank is 105. है ना, India has ranked 105 out of 127 countries in 2024 global hunger index. Concerning इसको बोल सकते हैं। India's score is 27.5 out. India is one of the 42 countries जो सीरियस कैटेगरी में है with countries like Pakistan and Afghanistan. पिछली बार के मुकाबले बेहतर है but still it is 105. हमारी रैंक होती है 105. Who has been awarded 2025 Nobel Peace Prize? Again, Nobel Prize, I'm telling you, one of the most important topic for examination because every year और year ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया, इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। इट वॉज गिवन टू निहाल हिंदाइक्यो। कौन है ये? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। किन की ऑर्गेनाइजेशन है ये? है न्यूक्लियर बॉम्ब जो वहां पर गिराया गया था बाय यूएस ऑन 6th of August and 9th of August, हिरोशिमा डे एंड नागासाकी डे, है ना। हिरोशिमा डे नागासाकी डे 2 दिन मनाए जाते हैं अगस्त में, है ना। कौन सा? 6th August एंड 9th August, हिरोशिमा एंड नागासाकी। इन दो जगह पर यूएस ने 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। बहुत विध्वंस वहां पर हुआ था, है ना। और इन दोनों बॉम्ब का भी नाम होता है। इनका बॉम्ब का नाम होता है लिटिल बॉय। इसका जो बॉम्ब का नाम था वो ध्यान रखना, इट इज लिटिल बॉय, एंड यहाँ पर जो बॉम्ब था उसका नाम था फैटमैन। तो लिटिल बॉय वाज नेम ऑफ द बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड दिस फैटमैन, ये दो उस समय वहां गिराए गए थे। तो उसमें जो लोग सर्वाइव कर गए थे ना, उन सर्वाइवर्स जो होते हैं उनको हिब्बा एवांकुशा कहा जाता है। सर्वाइवर्स आर टर्म्ड एज हिबाकुशा, बॉम्ब अफेक्टेड पीपल। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निहॉन हिंदांक्यो, निहॉन हिंदांक्यो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि न्यूक्लियर दिस अफेक्टेड बॉम्ब सर्वाइवर जिनको हम बोलते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है ना। क्यों दिया गया भाई? दे स्टार्टेड दिस ग्लोबल मूवमेंट टू एंड द न्यूक्लियर वेपन बिकॉज दे हैव बीन सर्वाइवर, दे हैव बीन सफरर्स। तो दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट और उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। ये स्पष्ट एकदम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेट गवर्नमेंट has released स्पेशल पोस्टल कवर इन ऑनर ऑफ रतन टाटा? किस स्टेट ने किया है? बिहार द्वारा उनके ऑनर में ये
पोस्टल जो ना स्टैम्प जो है वो पोस्टल स्पेशल कवर जो रिलीज किया गया। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ना एक स्किल यूनिवर्सिटी जो वहाँ होती है, महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, उनका नामकरण जो है ना वो कर दिया गया है रतन टाटा के नाम पर। ये क्लियर? तो ये दो ध्यान रख लीजिएगा। ही डाइड ऑन October 9, 2024। तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए है ना स्पेशल कवर बिहार पोस्टल सर्कल और यूनिवर्सिटी का नेम चेंज कर लिया गया इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्किल्स यूनिवर्सिटी जो होती है स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी, उसका नाम चेंज करके रतन टाटा स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी कर दिया गया है ना। Who has become the new chief minister of Jammu Kashmir? You may believe it's a simple question, easy question. Yes, it is easy question. You must remember, ये ध्यान भी रखना है ना, पूछे आते हैं कई बार। तो उमर अब्दुल्ला जो है वो अभी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बनाए गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं, अभी चुनाव के समय पहले वहां पर हुए थे, बीजेपी को हरा करके ही वेंट ऑन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। स्टेट गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को डीएसपी की वो दी गई है पोस्ट। इट वाज गिवन बाय तेलंगाना, तेलंगाना द्वारा डीएसपी की पोस्ट जो है ना दी गई है, मोहम्मद सिराज को दी गई थी। अभी कुछ समय पहले आपने न्यूज देखी हो या इंटरव्यू सुनते हो तो जोक भी हुआ था बिटवीन दिस हरभजन सिंह एंड मोहम्मद सिराज, राइट। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हमने देखा, टीचर्स डे 5 अक्टूबर को आता है, वर्ल्ड टीचर्स डे। स्टूडेंट्स डे उसके 10 दिन बाद आता है, मतलब 15 अक्टूबर को आता है। तो टीचर्स डे पहले आएगा, बनी बात है, उसके बाद में स्टूडेंट्स डे 10 दिन बाद ना 15 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है? हमारे जो प्रेसिडेंट थे है ना डॉक्टर अब्दुल अब्दुल कलाम, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। बॉर्न ऑन October 15, 1931। हमारे प्रेसिडेंट रहे 2002 से 2007 के बीच में, तो उनको पीपल्स प्रेसिडेंट बोलते थे, और उनकी याद में हमारे देश में स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है ना। उनकी जो डेथ हुई थी तो उससे पहले ही वाज एड्रेसिंग स्टूडेंट्स, ही वाज अ टीचर। वो प्रेसिडेंट थे, वो मिसाइल मैन उनको कहते हैं, साइंटिस्ट थे, बट ही वाज आल्सो अ गुड टीचर। ही वाज एड्रेसिंग पीपल बिफोर, जस्ट बिफोर जब उनको हार्ट अटैक आया। तो हिज बर्थ एनिवर्सरी 15 अक्टूबर इज टर्म्ड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। टीचर्स डे के 10 दिन बाद आता है, इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट म्यूजियम हिंदी लिटरेचर सेटअप इन सिटी ऑफ वाराणसी, है ना। पहला किसी लैंग्वेज बेस्ड म्यूजियम जो स्टार्ट किया गया, इंडिया फर्स्ट म्यूजियम डेडिकेटेड टू अ लैंग्वेज इज बीइंग स्टार्टेड इन बनारस, काशी, वाराणसी में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसके पहले म्यूजियम है कलकत्ता में, बट वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ना उन पर डेडिकेटेड म्यूजियम, लिटरेरी म्यूजियम उसको बोलते हैं। ये पहली बार किसी लैंग्वेज के ताल्लुक में कोई म्यूजियम सेट किया जा रहा है। यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट दिस इन काशी, वाराणसी। नेक्स्ट इज हु हैज टॉप 2024 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन बिजनेस इन बिजनेस बाय फॉर्च्यून, है ना। इंदिरा नोई, मैरी बारा, तुलसी गबार्ड, इवांका ट्रम्प, ये 4 नाम दिए गए हैं। लास्ट 2 लेडी बिलोंग टू पॉलिटिक्स ओनली। हमारा जो आंसर होना चाहिए वो हो गया मैरी बारा। ये जो जनरल मोटर्स है ना उनकी सीईओ है, सीईओ ऑफ जनरल मोटर्स, है ना। तो उनको स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जिसको बोला इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन बिजनेस लिस्ट में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर रखा गया है। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री इज अनाउंस टू ब्रेक डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल। अभी इजराइल अगेन न्यूज ना हमने देखा, उन्होंने बैन लगाया था। किस देश ने डिप्लोमेटिक रिलेशन कैंसिल कर दी इजराइल के साथ में? व्हाई? बिकॉज द वे इजराइल ने जो जिस तरीके से वहां हमला किया हुआ है हमास को खत्म करने के लिए, जो गाजा पट्टी में हमला किया गया था, उसमें कई सारे इनोसेंट लाइव्स गई हैं, है ना। दे आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द टेररिस्ट देयर, बट देन सो मेनी लाइव्स हैव लॉस्ट। हाउ मेनी? 42,000 फ्रॉम 7 अक्टूबर 2023 से हम बोल रहे हैं, तब से लेकर अब तक। तो उसके विरोध में निकारागुआ जो है ना, उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वह इजराइल से खत्म कर दी है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड डे। कब मनाया जाता है? इट इज ऑब्जर्व ऑन 16 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है? देखिए यूनाइटेड नेशन की जो 15 एजेंसीज हैं, 50 एजेंसी यूनाइटेड नेशन, उनमें से होती है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर रोम में होता है। उसकी शुरुआत जो थी वह इस दिन की गई थी 16 अक्टूबर 1945। तो वर्ल्ड सॉरी यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो जो शुरुआती दिन था, एस्टेब्लिशमेंट डे था, वह 16 अक्टूबर होता है, इसलिए उसको वर्ल्ड फूड डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। Who has been declared the heir of जामनगर रॉयल थ्रोन? इट वाज इन न्यूज बिकॉज एक क्रिकेटर को डिक्लेयर किया गया है, जो अजय जडेजा है ना। रिनाउंड क्रिकेटर रहे। 1992 में उन्होंने एंटर ली थी बेंसन एजेस कप, जो वर्ल्ड कप के जस्ट पहले हुआ था, उसमें ही एंटर्ड। ही वेंट ऑन टू विन अ वेरी, मतलब पहले ही मैच में उन्होंने कुछ एक बड़ा शानदार सा कैच लिया था, एलन बॉर्डर को आउट किया था उन्होंने। एलन बॉर्डर का एक कैच आया था बहुत क्लोज, आई स्टिल रिमेंबर, मतलब आई डिड सी द मैच। तो
उसमें मतलब ही एंटर्ड देन, he went on to become one of the most successful all-rounders of Indian cricket team. इन्होंने अफगानिस्तान की मेंटरिंग की थी अभी कुछ समय पहले, अगर आपको ध्यान हो तो वर्ल्ड कप के समय अफगानिस्तान की मेंटरिंग इनके द्वारा की गई थी। अजय जडेजा वो बने हैं, ही इज मतलब जो राजपद जो उनको राजघराने के उनका कार्यभार उनको दिया गया है, जामनगर रॉयल फैमिली, है ना। तो ही इज इंडियन क्रिकेटर, ही वाज इंडियन क्रिकेटर एंड नाउ ही हैज बीन गिवन दिस, उनको ये इसको बोलना चाहिए राजपाट मिला है एक तरीके से, मान के चलिए, है ना। तो ईयर ऑफ जामनगर रॉयल फैमिली इनको दिया गया है। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट वन, लास्ट ईयर ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में मेरे ख्याल में क्वेश्चन पूछा था, हु इज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50th। तो नवंबर 2022 में बने थे हमारे जस्टिस चंद्रचूड़। और अभी इस बार जो है ना, जस्टिस संजीव खन्ना हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 51वें 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, पुराने पेपर के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस संजीव खन्ना हैज बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, सक्सीडिंग जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो 2022 में बने थे। 2 साल लगातार रहे, 2 साल रहे लगातार, मतलब कि बड़े लंबे समय तक रहे, एटलीस्ट अभी अभी के समय में देखा जाए तो, ये क्लियर। तो he has become the संजीव डॉक्टर जस्टिस संजीव खन्ना has become the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कुछ समय के लिए बने हैं, 13 मई को ही इज गोइंग टू रिटायर। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे सीजेआई जो बनते हैं, वह अपने रिटायरमेंट के जस्ट पहले सीनियरिटी जो उनकी आती है ना, तो उसके पहले वो उनको पदवी मिलती है। तो जैसे ही इनका जो 65 की एज आती है तब रिटायर होते हैं, और नेक्स्ट जो होते हैं लाइन में उनको कार्य दिया जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना has become the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Who represented India at 23rd SCO Council of Heads of Government meeting 2024 held in Pakistan? SCO मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। शुरुआत कब हुई? 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत और पाकिस्तान ने 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान इसको ज्वाइन किए थे। और इसकी हर साल 2 मीटिंग होती है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग होती है, हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग होती है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में हुई थी। तो पाकिस्तान में तो हम लोग क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं, तो वी हैव, मतलब वी हैव गॉट रिलेशन विद पाकिस्तान ना। तो अभी जब मीटिंग हुई थी तो वो संशय था अपने आप में, इट वाज नॉट क्लियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आइदर वी आर गोइंग देयर और नॉट। somehow it was confirmed कि आर फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर है वो वहां जाने वाले, ही डिड गो देयर, तो उनके द्वारा वहां पर शिरकत की गई थी। तो ही वेंट फ्रॉम इंडियन साइड इन 23rd मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में कुछ समय पहले वहां पर हुई थी। इट वाज फर्स्ट विजिट ऑफ इंडियन मिनिस्टर टू पाकिस्तान आफ्टर 2015। 2015 में सुषमा स्वराज वहां गई थी, जो फॉरेन मिनिस्टर थी जिस समय, उस समय एस जयशंकर जो थे वो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस समय। Now, as Jaishankar, as a foreign minister, he has gone there, right? Which won title of Femina Miss India? Again, important one. निकिता पुरवाल जो एमपी को बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश को बिलोंग करती है, उनके द्वारा ये टाइटल जीता गया फेमिना मिस इंडिया दिस ईयर, है ना, निकिता पुरवाल। अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, पहले रेखा शर्मा थी, अब जो है विजया राहतकर को नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का हेड बनाया गया है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। इन दिस स्टेट पिंक अलार्म्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन हॉस्पिटल्स। देखिए जो वो जो कार हॉस्पिटल जो वहां पर कलकत्ता में जो इशू हुआ था, जो जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से जो स्टाफ होता है, जो नर्सेस एंड ऑल, जो जो मेडिकल स्टाफ होता है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए एमपी गवर्नमेंट द्वारा पिंक अलार्म जो है ना वो इंस्टॉल किए गए हॉस्पिटल्स में। और ये कहाँ से शुरुआत हुई है? इसकी दमोह से शुरुआत हुई है ना, स्टार्टेड फ्रॉम दमोह एमपी। विच टीम हैज रिसेंटली, सॉरी दतिया एमपी है मेरे ख्याल में, आई एम वेरी सॉरी, है ना। Which team has recently won ICC Women's T20 World Cup 2024 टाइटल? तो इट हैज बीन वॉन बाय न्यूजीलैंड ने ये टाइटल साउथ अफ्रीका को हरा करके कुछ समय पहले जीता है। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, मेंस वर्ल्ड कप, यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड द्वारा जीता गया था, और हमने न्यूजीलैंड को हरा के जीता था, है ना। Which state became first to implement सब quotas for दलित कम्युनिटी? देखिए क्या हुआ है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है एक कम्युनिटी को, जो दिया जाता है ना, तो वो कई बार उसमें सब कैटेगराइजेशन आवश्यक इसलिए होता है कि द रिजर्वेशन, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन में भी गोइंग टू अ पर्टिकुलर, ना, पर्टिकुलर सेक्टर ओनली, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ समय पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द स्टेट्स आर अलाउड टू सब क्लासीफाई शेड्यूल कास्ट, क्योंकि आपका पूरा रिजर्वेशन किसी एक या दो कास्ट को ही अगर मिलेगा तो बाकी डिप्राइव्ड रह जाएंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्टेट्स आर फ्री टू गो फॉर दिस सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी, है ना, टू ग्रांट सेपरेट कोटास टू मोर बैकवर्ड क्लासेस विद इन द एससी कैटेगरी। तो पहली बार किसने किया? हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा पहली बार इस पर एक्शन ली गई है। मतलब रिजर्वेशन में भी कैटेगरी एक के अंतर्गत उसमें भी कम, वहां जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन की बात की गई, सब कास्ट एक तरीके से बोलना चाहिए ना, अदर इसको क्या बोलते हैं, डिप्राइव जो शेड्यूल कास्ट उसके अंदर जो होंगे जिनको आज तक बेनिफिट नहीं मिला, उनको इसके थ्रू बेनिफिट दिया जाएगा, है ना, सब कोटास फॉर दलित कम्युनिटी। ये हरियाणा ने पहली बार इंप्लीमेंट किया है। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स? किसको अपॉइंट किया गया? अभ्युदय जिंदल हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ, है ना, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी के अध्यक्ष ये बने, अभ्युदय जिंदल। Which countries hosted has hosted the BRICS Summit 2024? ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 देश, बट ओवरऑल नंबर ऑफ कंट्रीज जो इसके मेंबर बन चुके हैं दे आर 10 नाउ। 10 देश इसमें जुड़ चुके हैं, मतलब 5 और देश इस बार इसके मेंबर बने हैं, है ना, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, ये सारे देश इसके अंदर आते हैं। इथियोपिया जो है देश इसके अंदर आ रहे होते हैं, ईरान, है ना, 5 हो गए ये, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। ये 5 देश और मेंबर बने हैं, 10 देशों का समूह अपने आप में हो चुका है। अब इनकी जो समिट थी वो कहां पर हुई? अब याद हो तो इसकी समिट कुछ समय पहले रशिया में हुई थी, जहां पर इंडिया चाइना ने अपना जिसको अग्रीमेंट साइन किया था, जो बॉर्डर पर हमारे इशू चल रहे थे उनको क्लोज करने के लिए। तो दैट इज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ दिस समिट। तो कहाँ समिट हुई थी ये? इट वॉज हेल्ड इन ब्रिक्स समिट रशिया, कजान में, ध्यान रखिए, कजान में कुछ समय पहले संपन्न हुई थी, है ना। और पीएम मोदी मेट विथ चाइनीज प्रेसिडेंट और ये इशू रिजोल्व करने की हमारे द्वारा बात की गई थी। तो ये 5 देश नाम दिखते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा हमने बता दिया इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, ये भी नए देश है। कभी आ जाए, हाउ मेनी कंट्रीज? 10। हाउ मेनी न्यू ज्वाइन? 5 न्यू ज्वाइन। इसमें एक और ध्यान रखते हैं कि भाई एक और देश था इसने ज्वाइन नहीं किया, अर्जेंटीना वाज अबाउट टू ज्वाइन, 11 होने वाले थे, अर्जेंटीना ने मना कर दिया लास्ट में ज्वाइन करने से। नाउ 10 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी? ब्रिक्स स्टार्टेड इन ईयर 2001, 2001 में, सॉरी, नो नो नो, इट वाज स्टार्टेड इन ईयर 2010 में हुआ था, सॉरी 2010 में हुआ था, एक में तो एससीओ इट वाज देयर, 2010 में ब्रिक्स बना था, 6 में ब्रिक बना था वो, BRIC जिसको होना चाहिए, 10 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन करा। तो ब्रिक्स की शुरुआत 2010 में हुई थी, क्लियर। इंडिया पाकिस्तान अग्रीड टू एक्सटेंड द करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? देखिए 2019 में भारत पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था कि हमारे यहाँ से जो तीर्थ यात्री हैं वो पाकिस्तान की यात्रा कर पाए। तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, अभी हमने उसको एक्सटेंड करके 2029 तक एक्सटेंड कर लिया, अगले 5 साल के लिए इसका एक्सटेंशन दे दिया गया है ना। 2019 स्टार्टेड, 5 साल का इसका पीरियड होता है एग्रीमेंट का। भारतीय जो तीर्थ यात्री पिलग्रिम्स होते हैं वहां जाते हैं, 4.1 किलोमीटर रोड इट इज देयर, है ना। तो ये करतारपुर कॉरिडोर उस तरीके से बनाया गया, तो 2029 तक के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री सेट अ रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट टोटल इन T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री? तो ये हाईएस्ट टोटल जो है ना, जिम्बाब्वे द्वारा 344 रन, T20 इंटरनेशनल 20 ओवर में 344 रन, जो 50 ओवर के मैच में बहुत बड़ा अमाउंट स्कोर होता है, वो उनके द्वारा नेपाल के अगेंस्ट क्रिएट किया गया था, है ना। 344 रन ऑन 4 विकेट जिम्बाब्वे टीम ने रिकॉर्ड क्रिएट किया था अगेंस्ट नेपाल, क्लियर। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु हैज अनवील्ड हर मेमोयर टाइटल्ड विटनेस? इट वाज इन न्यूज सम टाइम बैक। और ये साक्षी मलिक जो ओलंपियन रह चुकी हैं, ओलंपिक विनर रह चुकी हैं, उनके द्वारा लिखा गया था। साक्षी मलिक, फॉर्मर इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वेंट ऑन टू राइट विटनेस। जोथन सेल्वराज जो है उनके साथ में तो को राइटर रहे, उन्होंने ये किताब लिखी है। तो उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ विनिंग मेडल्स एंड देन इवन शी वाज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, तो उसके लिए उस ताल्लुक में उनके द्वारा ये लिखा गया है। विटनेस इज द नेम ऑफ द दिस टाइटल, written by Sakshi Malik, Indian wrestler player, an Olympian and a Olympic medalist basically. उनके द्वारा ये लिखा गया है ना। You can follow us on Telegram. You can scan this code and you can follow us on Telegram for more details, more content, and we are going to meet shortly for our next session, wherein we are going to discuss more questions for your current affairs for Z 2025. These were the set of 60 questions, and I believe these questions you will find useful enough because the questions have been given, the type of questions given ना, ये पुराने पेपर की बेस पे ही दिए गए हैं। So in time to come, we are going to meet again with more set of questions. For the time, thank you very much. Thanks for being here. Thanks a lot.